हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि हमने लास्ट देखा था चैप्टर 6 और उसके बाद हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट में जितने भी चैप्टर आपके आते हैं वो लगभग हमने सारे पढ़ लिए हैं एक बार। तो अब बारी है रिवीजन की, यानी कि दोबारा से उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की। तो रिवीजन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर लेकर चलेंगे। ठीक है, ये ऐसी कोट कंडारा बच्चों प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे तो उनको नोट करना है आपको। ठीक है, तो आज हम अपने केमिस्ट्री पार्ट में जो पहला चैप्टर आता है आपका चैप्टर 3 साइंस का, फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से लेकर वस्त्र तक हम चलेंगे और इसको पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर देना है आपको। और उनका उत्तर किस प्रकार से, अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे आप लोग प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं और कैसे उसको एंड करते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज फैब्रिक, यानी कि आपका फैब्रिक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जब आपने जो भी वस्त्र पहने हैं, आपने शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, स्वेटर पहना है, तो ये जो ड्रेसेस हैं ये किसी ना किसी कपड़े से लिए गए होंगे। ठीक है, कोई एक बड़ा कपड़ा रहा होगा जिसकी कटिंग हुई होगी, स्टिचिंग हुई होगी। ठीक है, यानी कट किया गया होगा, उसको काटा गया होगा, फिर उसकी सिलाई की गई होगी, तब एक वस्त्र बनाया होगा, एक शर्ट बनी होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारे पास था कोई कपड़ा था। ठीक है, इस कपड़े से फिर क्या बनी है, शर्ट बनी है। तो ये जो कपड़ा है ना बच्चे, इसको फैब्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फैब्रिक कहा जाता है। तो उसी प्रकार प्रश्न आएगा आपका कि फैब्रिक क्या है, तो फैब्रिक मीन्स अ वूवन मटेरियल, अ टेक्सटाइल और अदर मटेरियल रिजेंबलिंग वूवन क्लोथ। ठीक है, तो यानी बुनाई करके आपके एक कपड़ा बनाया गया है और उस कपड़े से क्या करना है, फिर कटिंग और स्टिचिंग करके क्या करनी है, अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस बनाने। ओके, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न। अब फैब्रिक किससे बना हुआ होता है? आपने जो कपड़े पहने हैं ना बच्चे, अगर वहां उनकी कोई सिलाई निकल रही होगी, कहीं से खुल रही होगी या उनपे कोई कट पड़ा हुआ होगा, तो आपको दिखाई देता है वहां से धागे निकलते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो वस्त्र हमने पहने हुए हैं वो फैब्रिक से बने हैं, और वो फैब्रिक किससे बना हुआ है, धागे से बना हुआ है। ठीक है, GIC बछुआ बांध, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, आप 6 क्लास में नहीं है ना, लेकिन बैठे रहिए आराम से कक्षा में। फैब्रिक है, और फैब्रिक किससे बना हुआ है, यार्न यानी कि धागे से बना हुआ है कपड़ा। कपड़े में क्या है, धागों के जो ताने बाने मैंने आपको चैप्टर में समझाए थे कि जब आप किसी कपड़े को देखते हैं तो वो धागों से उसकी बुनाई की गई है। ठीक है, तो धागे से कपड़ा बना हुआ है, और वो धागा किससे बना हुआ है, वो फाइबर यानी कि तंतु, रेशे से बना हुआ है। धागे को देखिए तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रैंड खुलते हुए दिखाई देते हैं। कभी किसी धागे को देखना तो वो भी अलग अलग रेशों से बना हुआ होता है। तो कहा रेशे से किसका निर्माण हुआ, धागे का निर्माण हुआ, धागे से कपड़े का निर्माण हुआ, और कपड़े से फिर अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस बनाई गई। ठीक है, GIC हरमानी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न था कपड़ा क्या है, तो कपड़े का अर्थ क्या है, एक बुना हुआ पदार्थ है, एक कपड़ा या अन्य सामग्री जो बने हुए कपड़े जैसा दिखता है। ठीक है, कपड़ा सूत से बना होता है, यानी इसको आप धागा लिख देंगे। यहाँ किससे बना हुआ होता है, धागा, यार्न से बना हुआ होता है। और कपड़े जो होते हैं वो बुनाई और बुनाई के रूप में जानी जाने वाली 2 मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी धागों को आपस में बुना जाता है। किस प्रकार, ताना बाना बताया था मैंने। तो इस प्रकार से धागे वर्टिकली यानी ऊर्ध्व क्रम में लगाए जाते हैं, और साथ ही हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज क्रम में लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप कभी कोई कपड़ा देखेंगे ना तो उसमें धागे दिखेंगे आपको। ठीक है, कोई भी कपड़ा, आपने शर्ट पहनी है, पैंट पहनी है, तो उसको ध्यान से देखिए तो उसमें आपको धागे दिखेंगे। वो धागे कैसे होंगे, इस प्रकार से ऊर्ध्व क्रम में भी होंगे और क्षैतिज क्रम में भी होंगे, और इनकी बुनाई की गई है इस प्रकार से, और बुनाई करके क्या बनाया गया है, एक कपड़ा बना है। ये क्या है, ये फैब्रिक है, कपड़ा।
और फिर इस कपड़े की कटिंग की गई है, यानी कि इसको काटा गया है और फिर स्टिचिंग हुई है, सिलाई हुई है, तब आपकी एक शर्ट, एक पैंट, कोट जो भी आपने पहना है वो तैयार किया गया है। समझ गए? कपड़ा क्या है? कपड़े धागे को बुन करके बनाया गया एक पदार्थ है जिसमें धागे को आपस में बुना जाता है और बुन करके एक पदार्थ तैयार किया जाता है। फिर इस कपड़े से क्या बनते हैं? अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? जीआईसी कोट कनारा, जीआईसी हरमानी, समझ आ गया? हैंड रेस करिए, हाथ उठाइए, समझ आ गया, वेरी गुड। नोट करेंगे आंसर, कपड़ा क्या है? तो इस प्रकार से धागे की बात हमने की। धागा किससे बन रहा था? धागा आपका रेशे से बन रहा है। ठीक है, हमने कहा कोई भी धागा आपको दिख रहा है, उस धागे को खोल कर देखिए, उसके अलग अलग स्ट्रैंड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो अलग अलग स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? रेशे हैं वो। ठीक है, यानी तंतु जिन्हें कहा जा रहा है, फाइबर। और फाइबर आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमने कहा फाइबर आपको नेचर से भी प्राप्त होगा और कुछ फाइबर्स को क्या किया जाएगा? रेशों को क्या किया जाएगा बच्चे? लेबोरेटरीज में, लैब्स में, प्रयोगशालाओं में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो जो धागे क्या हुए? प्रकृति से प्राप्त हुए, उनको क्या बोला गया? प्राकृतिक रेशे। जो रेशे प्रकृति से प्राप्त हुए वो प्राकृतिक रेशे हो गए। जैसे कि प्राकृतिक रेशे में आपका जूट का आता है, कपास आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके क्या आता है? जैसे वूल, ऊन की बात होती है तो उसको भी हम प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। रेशम हो गया, वो भी प्राकृतिक रेशा होता है। ठीक है, और नेचुरल फाइबर में क्या पढ़ते हो बताओ? नेचुरल फाइबर में ये सारी चीजें आ गई, पादप रेशे यानी प्लांट फाइबर और एनिमल्स फाइबर। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा लेबोरेटरीज में बनाया जाएगा। तो लेबोरेटरीज में बनाने का क्या मतलब है? उसको बनाना क्यों है हमें लैब्स में? इसलिए बनाना है ताकि हमें क्या हो जाए? अच्छा क्वालिटी का कपड़ा मिल सके, जो कि कैसा होगा? ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा यानी। ठीक है, और सस्ता होना चाहिए कपड़ा। हम क्या करते हैं? हम जीआईसी लक्खी बाग नोट करेंगे बच्चों। चलिए, तो ये हमारा फाइबर के बारे में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड? ठीक है, क्या कहा जा रहा है? ऑन व्हाट फैक्टर, किस कारक पर निर्भर करता है? क्या निर्भर करता है? टाइप ऑफ क्लोथिंग, जिस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं? ठीक है, तो किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं? We wear is influenced by climate, occupation, culture and daily needs. हम कपड़े पहनते हैं, अभी हम क्या पहन रहे हैं? स्वेटर पहन रहे हैं। तो क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि हमारे क्लाइमेट में ठंडी बढ़ गई है। ठीक है, यानी टेम्परेचर कम हो गया है, इसीलिए हम ऊन के कपड़े पहन रहे हैं। हम क्या करते हैं? अभी मई जून का टाइम आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कॉटन के कपड़े ढूंढेंगे, और अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि हमें दिलाओ, हमें कैसे कपड़े चाहिए? कॉटन के कपड़े चाहिए। तो कॉटन के कपड़े क्या होते हैं? वो हल्के होते हैं, वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं, यानी वो गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए वो हमको चाहिए। उस टाइम पे तो हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है ना, 25, 30, 35, 40, 45 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हमें कपड़े कैसे चाहिए? ऐसे कपड़े चाहिए जो गर्मी को अवशोषित ना करें और साथ ही हमें कैसा फील कराएं? ठंडा फील कराएं। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या ले लेते हैं? हल्के कपड़े ले लेते हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है उस पर भी आपकी क्लोथिंग निर्भर करती है ना। मेरा व्यवसाय अगर बहुत अच्छा है तो मैं बहुत अच्छे टाइप के कपड़े पहनती हूँ। मेरा व्यवसाय अगर बहुत वैसा है कि मेरे को बहुत अच्छी इनकम नहीं आ रही है, तो फिर मैं कैसे कपड़े पहनूंगी? जो थोड़ा सस्ते होंगे। तो मेरे कपड़े किस पर निर्भर करते हैं? मेरे व्यवसाय पर भी निर्भर करेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा कल्चर, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी ड्रेसेस चेंज होती रहती है। जैसे कि आप इंडिया में देखें, अगर भारत में अलग अलग राज्य हैं, सबका कल्चर अलग अलग है, सबकी संस्कृति अलग अलग है, तो उसके हिसाब से
सबका पहनावा भी अलग अलग है, ठीक है। और डेली नीड के अकॉर्डिंग हमारी डेली नीड के अकॉर्डिंग भी हमारे जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूं, तो मेरे लिए कोई एक प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप एक स्कूल में इनरोल हो, आप पढ़ते हो वहां पर, वहां के छात्र हो, तो आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, आप सबको एक समान दिखाने के लिए आपने क्या पहना है, एक यूनिफॉर्म वेयर किया है, वो भी कॉन्फिडेंटली और प्राउड के साथ वेयर किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेली नीड के अकॉर्डिंग। और डेली नीड क्या हो सकती है कि जैसे आपका क्या होता है, एक एथलीट होता है तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और स्ट्रेचेबल कपड़े पहनता है, ठीक है। फिर आपने जैसे फोर्सेस आर्मी वाले पर्सन होते हैं तो उनकी ड्रेसेस अलग होती है, यूनिफॉर्म अलग होती है, ठीक है। तो डेली नीड के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार, और हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग, और क्या होगा, हमारे व्यवसाय के अनुसार हमारा क्या होता है, जो भी ड्रेस है या कपड़ा है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो इन सब फैक्टरों पर क्या करता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड। प्रश्न लिखिए। हमारे वस्त्रों का चुनाव, या जिसको आप पहनावा कहेंगे, किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर या किन कारकों पर। ये आपका क्या हो गया, प्रश्न हो गया, ठीक है। इसके बाद उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, टाइप ऑफ क्लोथिंग विच वी वेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस पर निर्भर कर रहे हैं, किन कारकों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्लाइमेट यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, इसके अलावा हमने क्या कहा, व्यवसाय, और हमारी संस्कृति जो है, और डेली नीड यानी कि दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो इस प्रकार से ये जो कारक है, इन पर आपका पहनावा या आपका जो वस्त्रों का चुनाव है वो निर्भर करता है। नोट करेंगे जल्दी। वेरी गुड जीआईसी लक्कीबाग, वेरी गुड जीआईसी बछुआबाग। चलिए, समझ आ गया ये प्रश्न, हाथ उठाइए, समझ आ गया है आपको तो। वेरी गुड जीआईसी बछुआबाग, गुड लक्कीबाग। तो इस प्रकार से हमारे कपड़े हैं वो इन सब बातों पर निर्भर करते हैं। गर्मी लगेगी तो क्या करेंगे, हल्के वस्त्र पहनेंगे, ठंडी लगेगी तो फिर हम मोटे कपड़े पहनते हैं या ऊन के कपड़े पहनते हैं। हमारा व्यवसाय पर निर्भर करेगा हमारी कपड़े, संस्कृति पर, और दैनिक आवश्यकता जो, ठीक है। देन है वाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स रफ एंड सिल्क रेयन नायलॉन पॉलिस्टर स्मूथ टू टच, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, वाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स, यानी कि सूत के और ऊन के वस्त्र जो होते हैं, जब उनको आप टच करते हो तो आपको रफ से लगते हैं। तो जैसे आप सबने, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे कि वुलन की स्वेटर पहनी हुई है, उनकी स्वेटर पहनी है ना सबने, तो उसको टच करो आपको कैसा लगेगा, थोड़ा रफ सा लगेगा, खुरदुरा सा लगेगा, ठीक है। वहीं पर अगर आपने सिल्क का, रेशम का कपड़ा देखा होगा, कोई रेयन का देखा होगा या नायलॉन का, नायलॉन की रस्सी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। पॉलिस्टर के कपड़े देखे होंगे आपने, आपकी शर्ट हो सकती है पॉलिस्टर की बनी हुई हो, तो उसको टच करेंगे तो वो बहुत स्मूथ लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कहा जा रहा है, क्या अंतर है कि आपको ऊन के कपड़े जो लग रहे हैं या सूती कपड़े जो है वो थोड़ा रफ से लगते हैं, इसके अलावा जो बाकी ये सब है ये आपको थोड़े कैसे लगते हैं, कोमल से, स्मूथ से लगते हैं। तो रफनेस ऑफ cotton and woolen fiber is due to presence of many folds and uneven surface in, ठीक है।
क्या हुआ है, कपड़े में बहुत सारे फोल्ड आ गए हैं या फिर वहां पर अनइवन सरफेस है। आपको वुलन जो स्वेटर है वो अलग अलग दिखाई दे रही होगी जब आप, इस वजह से उसकी रफनेस बढ़ी है। जबकि ये सारे, इनका जो क्या होता है, लॉन्ग प्लेन एंड फाइन स्ट्रक्चर होता है। फाइन यानी बहुत पतला, एक तो वहां पर धागा होता है, ठीक है, बहुत पतला फाइबर होता है इन सबका, किसका, सिल्क का, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर इनका, और उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी जाती है। इस वजह से वो कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, यानी कि टच करने पर आपको रफ से नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो सूती और ऊनी कपड़े खुरदुरे और वहीं पर रेशमी, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर के छूने में चिकने क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं, कपास और ऊनी रेशों का खुरदरापन उसमें कई परतों और असमतल सतहों की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं पर रेशम, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर चिकने होते हैं क्योंकि उनमें लंबी, सादा और बारीक संरचना होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पतला उसमें फाइबर यूज किया जा रहा है, बहुत फाइन स्ट्रक्चर है उसका, इस वजह से वो कहते हैं स्मूथ है। और वहीं पर चूंकि कपास और ऊनी वस्त्रों में क्या किया जा रहा है, लेयरिंग की जा रही है, यानी परत बन रही है कहीं, इस वजह से वो क्या है, खुरदुरे प्रतीत हो रहे हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर इनटू नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। इन सबको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है आपको, किसमें, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रेशा और किसमें, आपके मैन मेड यानी कि कृत्रिम रेशे में। चलिए बताइए कौन आंसर करेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कॉटन, नायलॉन, जूट, वूल, सिल्क, रेयॉन, पॉलिस्टर, ठीक है। इनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन से प्राकृतिक रेशे में आएंगे और कौन कौन से कृत्रिम रेशे में आएंगे। पहले समझिए, प्राकृतिक रेशे का मतलब क्या है, जो प्रकृति से मिल रहे हैं। माइक ले लीजिए आप लोग। प्राकृतिक रेशे यानी जो प्रकृति से मिल रहे हैं, ठीक है। और कृत्रिम रेशे यानी जिनको हम क्या कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, कहाँ, प्रयोगशालाओं में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनको क्या करोगे बच्चे, वर्गीकृत करोगे यानी क्लासिफाई करेंगे। चलिए कौन आंसर करेगा, जीआईसी कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका। मैम उपेंद्र। उपेंद्र, बताइए प्राकृतिक रेशा कौन कौन सा होगा। मैम कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। वेरी गुड। हमें उपेंद्र ने बताया कॉटन, जिसको हम सूत कहते हैं, जूट से जो फाइबर आएगा, वूल यानी कि ऊन, और सिल्क, ये सारे क्या है आपके, माइक ऑफ कर लीजिए, ये सारे क्या है आपके प्राकृतिक रेशे। वेरी गुड। आप कृत्रिम रेशे कौन बताएगा, जीआईसी बछुआ बाण। क्या नाम है बच्चे आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। नव्या। मैम नव्या। नव्या, माइक ऊपर कर लीजिए थोड़ा, माइक ऊपर करिए, ऊपर पास में रखिए। क्या नाम है। मैम नव्या। नव्या, नव्या बताइए कृत्रिम रेशे कौन से हैं इनमें से। मैम नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन। वेरी गुड, माइक ऑफ कर लीजिए। तो नव्या ने हमें बताया कि कृत्रिम रेशे हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर, ठीक है। जीआईसी बछुआ बाण आपको भी आंसर करने हैं अभी, ठीक है, तो माइक ले लीजिए। तो हमें जीआईसी कोट कंडारा में उपेंद्र ने बताया कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया और सिल्क, ये सारे क्या है, ये सारे हैं प्राकृतिक रेशे, ठीक है। कौन से रेशे हैं बच्चे, प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये है प्राकृतिक रेशे हमारे, ये प्राकृतिक रेशे हैं। क्यों है ये प्राकृतिक रेशे, जब हमने कहा कि सबसे पहले, तो जब हम कोई भी चीज ढूंढ रहे थे, हम का मतलब है कि जो उस समय में जब आपका प्राकृतिक रेशों का निर्माण हुआ होगा, उस समय जो मनुष्य थे, ठीक है, तो उनको जो भी अपने आसपास प्रकृति में दिखा, सबसे पहले उसी से तो ऑब्टेन किया। जब पहले क्या खाते थे, कंद मूल फल खाते थे, उसके अलावा मांस खाते, तो ये सारी चीजें कहाँ थी, ये सारी चीजें प्रकृति में उपलब्ध थी। तो उसी प्रकार जब वस्त्रों की आवश्यकता हुई, तो जो प्रकृति में चीजें
चीजें थी उन्हीं से वो निकाली गई। ठीक है, तो कॉटन, कपास दिखा, कपास के पौधे में जूट के पौधे की रस्सियां दिखी तो वहां से भी जूट का उत्पादन कर लिया। वूल यानी कि भेड़ बकरियां ऐसे जानवर थे जिनके बाल बहुत लंबे थे। ठीक है, तो उनके बालों से क्या किया गया, रेशे का निर्माण किया गया। वहीं सिल्क, सिल्क क्या था कि रेशम का कीट था आपका, उस कीट में देखा गया कि वो क्या कर रहा था, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में यानी जीवन चक्र में क्या कर रहा था, एक स्टेज ऐसी आ रही थी जहां पर वो कुकून का निर्माण कर रहा था। प्यूपा वाली स्टेज आपको याद होगी, जहां पर वो एक थ्रेड का निर्माण कर रहा था, धागे का निर्माण कर रहा था। वो किसका धागा था, रेशम का। तो हमने कहा कपास के पौधे से कपास का यानी रुई जिसको आप बोलते हो कॉटन, वो प्राप्त हुई। जूट के पौधे से जूट प्राप्त हुआ। वूल जो हमें किससे प्राप्त हुई, जानवरों से प्राप्त हुई ऊन। और सिल्क हमें किससे प्राप्त हुआ, रेशम के कीट से। तो ये सारी चीजें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, इसलिए इनको क्या कहा गया बच्चे, प्राकृतिक रेशा यानी कि नेचुरल फाइबर कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने साइंस की तरह सोचना शुरू किया, विज्ञान की तरह। और फिर क्या कहा कि हो कॉटन हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, और जूट हो गया, वूल, सिल्क। और इससे क्या हो रहा है, प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं हम पेड़ पौधे से ले रहे हैं, जंतुओं से ले रहे हैं, तो इससे उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है अब आवश्यकता, संश्लेषण की आवश्यकता है, यानी कि हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे लैब्स में। ठीक है, ऐसे फाइबर को सिंथेसाइज करेंगे जो कि कैसा होगा, जो हमें सस्ते में भी मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होगा बच्चे, सस्ते के साथ साथ ड्यूरेबल होगा यानी टिकाऊ भी होगा, जो जल्दी सूख भी जाएंगे, क्योंकि आप कपड़े पहनोगे तो वॉश भी करोगे ना कभी कभी, तो फिर क्या करोगे, वो जल्दी सूखने भी चाहिए। तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया, कृत्रिम रेशों का निर्माण किया, यानी कि जिनको लेबोरेटरीज में संश्लेषित किया गया, प्रयोगशालाओं में बनाया गया। तो वो क्या है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। इसके अलावा भी आप कई फाइबर्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई करना था यानी वर्गीकृत। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, मैं समझती हूँ। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर में कॉटन, जूट, वूल, सिल्क यानी कि प्राकृतिक रेशे में आपका क्या क्या आएगा, कपास, जूट, ऊन और रेशम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा मानव निर्मित रेशे में क्या आएंगे आपके, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। चूंकि यहाँ पर ये दिए गए हैं तो इनमें से ही हमको छांट लेंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी। जीआईसी पाखू, बच्चे आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है आपको, हैंड रेज करने के लिए कहा जा रहा है, बस हाथ उठाइए अगर आपको आवाज आ रही है तो। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है आपका, फ्रॉम वेयर वूल इज ओपन। अब बताइए ऊन को कहां से प्राप्त किया जाता है, कौन बताएगा, जीआईसी बछुआ बान और जीआईसी कोट कंडारा। फ्रॉम वेयर वूल इज ओब्टेन्ड यानी कि ऊन को कहां से प्राप्त किया जाता है ये बताना है, ऊन कहां से प्राप्त की जाती है। कोट कंडारा, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है, मॉर्निंग मैम। मैम हरेंद्र बिष्ट। हरेंद्र बिष्ट। बताइए ऊन को कहां से प्राप्त करते हैं, मैम भेड़ से। भेड़ से। और भी मैम बहुत पेड़ सारे से। जानवर। भेड़ से, भेड़ के अलावा किससे प्राप्त करते हैं, मैम ट्री से। ट्री से नहीं करते। और चलो वेरी गुड, भेड़ से प्राप्त करते हैं। और कोई बच्चा आंसर करेगा, वेरी गुड हरेंद्र, बैठ जाइए। जीआईसी बछुआवान, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे, मैम लक्की कुमार। लकी कुमार। बताइए हमें, हरेंद्र ने बताया ऊन जो है वो भेड़ से प्राप्त की जाती है, इसके अलावा मैम प्लांट। प्लांट से। ऊन की बात करें, ऊन जो फैब्रिक होता है ना, जैसे ऊन का स्वेटर पहना है आपने, तो ये ऊन कहाँ से प्राप्त करेंगे हम। और कोई आंसर करेगा, भेड़ और पेड़ों के अलावा कोई, जीआईसी कोट कंडारा, बछुआ बाण, खरगोश से, क्या कहा आपने, अन्य जानवरों से। अन्य जानवरों से। वेरी गुड, सिट डाउन, सिट डाउन।
तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है आंसर करने का कि अन्य जानवरों से, ठीक है, क्योंकि जानवर सही हैं और जब आपको नाम पता ना हो तो आप बोल सकते हो कि अन्य जानवरों से भी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्या होता है, आपने चतुराई से आंसर किया है, ठीक है। तो अन्य जानवरों में आपका याक भी आता है, बकरी भी आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन वहां पे अन्य जानवर के अलावा आप नाम लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमें हरेंद्र ने बताया भेड़ से और लकी कुमार ने बताया अन्य जानवर जिनमें कि आपका याक भी आती है, बकरी भी आती है और इसके अलावा बहुत सारे जानवर आते हैं जिनसे कि हम क्या करते हैं, ऊन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊन भेड़ या बकरी की ऊन से प्राप्त होती है। इसके अलावा आपने अलग अलग प्रजातियां पढ़ते हैं आप लोग, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर अलग अलग प्रजाति पढ़ेंगे इनकी कि कौन सी प्रजाति से किस प्रकार का ऊन निकल रहा है, ठीक है। जैसे आपने पश्मीना शॉल सुना है जो कि कश्मीर में मिलती है, तो वो कश्मीर की बकरी से पश्मीना वूल को निकाला जाता है, ठीक है। तो ऊन कहाँ पर होती है, कहाँ से प्राप्त करते हैं, बकरी की, बकरी या भेड़ हो गई, उसके बालों से बनाई जाती है, ठीक है। और बाल कहाँ होते हैं, त्वचा पर होते हैं, स्किन पर। तो त्वचा के ऊपर बाल होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनको क्या किया जाता है, फिर वहां से जिस प्रकार से बार्बर यानी कि नाई आपकी कटिंग करता है हेयर्स की, वैसे ही भेड़ या बकरी की कटिंग होती है, वहां से स्किन से उनके बालों को हटाया जाता है, फिर उन बालों की क्या होगी, सफाई होगी, फिर उनकी क्या होगी, उनका रेशे में निर्माण होगा, फाइबर में, फिर फाइबर से यान बनेगा यानी धागा बनेगा, और फिर रेशे से धागा बना, धागे से कपड़ा बनेगा, और फिर उसी कपड़े से क्या बनेगा, आपके स्वेटर बनेंगे, शॉल बनेंगे, अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो ऊन भेड़ या बकरी याक से प्राप्त की जाती है, ठीक है, पेड़ों से नहीं बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपका, व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर आपका जूट को कहा जाता है, ओके। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा है और इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, ओके। चलिए, जूट के बैग देखे होंगे आपने, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स सब्जी लेने जाते हैं ना, मम्मी पापा, तो क्या लेके जाते हैं, जूट का थैला लेके जाते हैं, ठीक है ना, सब्जी लेने के लिए। तो वो जूट क्या होता है, सस्ता होता है, चीपेस्ट नेचुरल, सभी नेचुरल फाइबर जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उनमें वो सबसे सस्ता होता है, इसीलिए उसे सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन वी बर्न वूल व्हाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब हम ऊन को जलाते हैं, ठीक है, ऊन जलती है जब, वाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न, तो जैसे बालों की जलने पर स्मेल आती है ना, गंध आती है, वैसी ही स्मेल आती है जब ऊन जलती है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही केस में जब हम ऊन के जलने की बात कर रहे हैं या बालों के जलने की बात कर रहे हैं, तो ऊन भी क्या है, बाल ही तो है, ठीक है ना। जब हम भेड़ की बात कर रहे हैं कि भेड़ से ऊन को प्राप्त कर रहे हैं या बकरी से ऊन को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके बालों से प्राप्त कर रहे हैं, और बालों में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वजह से दोनों ही केस में सेम चीज जल रही है, तो तब हम क्या कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ हेयर यानी कि बालों के जलने जैसी गंध आ रही है, ठीक है। तो जब हम ऊन को जलाते हैं तो बालों की जलने की गंध क्यों आती है, भेड़, बकरी, याक आदि की ऊन से ऊन प्राप्त होती है, ऊन यानी बालों से, ठीक है। यही कारण है कि ऊन के जलने से बालों के जलने जैसी गंध आती है, ओके। चलिए नोट करिए, जो जो बच्चे नोट कर रहे हैं ना एग्जाम में वही अच्छे से आंसर करेंगे, और बाकी जैसे अभी बैठकर देख रहे हैं ना इधर, वैसे ही उनको देखना, फिर जब वो आंसर लिख रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो जो बच्चे अभी आंसर नोट नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ वालों को देखते रहेंगे। तो इतने क्वेश्चन जो अभी कराए वो सभी समझ में आए हैं, सबको बताइए, जीआईसी लक्खी बाग और कोट करनारा, हैंड रेज करिए, सभी क्वेश्चन समझ आए।
वेरी गुड। तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं ये क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। प्रश्न और उत्तर अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। तो इसी प्रकार अगर कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम द प्लांट फ्रॉम विच जूट इज ऑब्टेन्ड, फ्रॉम विच ऑफ इट्स पार्ट डू वी गेट जूट, ठीक है। तो जूट कहां से प्राप्त हो रहा है उस पौधे का नाम बताना है, और दूसरा पौधे के किस भाग से प्राप्त हो रहा है वो बताना है, ठीक है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पटसन, पटसन से जूट का निर्माण होता है या जूट को प्राप्त किया जाता है। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम, इसके तने से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जूट पटसन से प्राप्त होता है, यह इसके तने से प्राप्त होता है। किस भाग से पूछा है, तो तना पेड़ का वह भाग है जहां से जूट को ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स, ठीक है, यानी कि विच पार्ट, कौन से भाग से प्लांट के, पौधे के फाइबर यानी रेशे को प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पौधे और पेड़ों के नाम दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किन उनके बॉडी के कौन से पार्ट से, बॉडी का पार्ट यानी पेड़ है, पेड़ का तना भी होगा, पत्तियां है, उसमें फूल है, उसमें जड़ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो उनमें से स्पेसिफिकली यानी कि कौन सा एक आपको पार्ट बताने कि यहां से फाइबर ऑब्टेन किया जा रहा है। जैसे कॉटन है, मैंगो बताया गया है, कोकोनट यानी कि नारियल, और बनाना यानी कि केला, ठीक है। तो कोकोनट के सीड से आपने क्या कहा था कि सीड जब मैच्योर होता है तो बस्ट हो जाता है, बीज क्या होता है, फट जाता है, फटने पर क्या बनता है, वहां से आपको कॉटन प्राप्त होती है। मैंगो सीड, मैंगो का सीड देखा है, आम का बीज, तो उसमें रेशा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा कोकोनट, जो नारियल होता है उसका फ्रूट देखा है ना सभी बच्चों ने, नारियल का फल देखा है, नारियल का फल देखा है, तो उसमें क्या देखते, वेरी गुड, रेशे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बनाना लीफ, केले की पत्तियां देखी है, उसमें भी क्या होता है, रेशा होता है, ठीक है। तो यहां से इनको प्राप्त किया जाता है। इन पौधे के किन भागों में रेशे होते हैं, तो आपके पास ए है कपास, बी है आम, सी है आपके पास नारियल, डी है केला। तो हमें पता है कपास बीज से प्राप्त होता है, उसके अलावा आम का भी बीज होता है जहां से रेशा बनता है, और नारियल का क्या होता है, फल होता है, और केले के पत्ते होते हैं जिनसे क्या किया जाता है, रेशे को प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पौधे आप लोगों ने लगभग देखे, और नारियल का पेड़ ना भी देखा होगा तो फल तो देखा ही है, ठीक है ना। चलिए, तो इतने क्वेश्चन आंसर सभी को समझ आए, हैंड रेस करिए। वेरी गुड। तो इनको लर्न करना है अच्छे से, कोई डाउट होगा मन में, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछेंगे, ठीक है। और जैसे आज डिसिप्लिन के साथ कक्षा में बैठे हैं, ऐसी सारी कक्षाएं अटेंड करनी है, और सभी कक्षाओं में ऐसे ही डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया सभी बच्चों ने, जेआईसी लक्खी बाग, जेआईसी कोट कंडारा, जेआईसी बछुआ बांध, उपेंद्र, हरेंद्र बिष्ट, लकी कुमार, नव्या, ठीक है, वेरी गुड। और आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहना है। आने वाले सेशन में इसी चैप्टर को फिर से क्या करेंगे, आगे इसके प्रश्न उत्तरों को रिवाइज करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।